वालेकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हम पढ़ेंगे इनसीजनल हार्निया जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव है डिफाइन इंसिजनल हार्निया, इन लिस्ट काजेज, साइन एंड सिम्टम ऑफ इंसिजनल हार्निया, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर इंसिजनल हार्निया, एक्सप्लेन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन फॉर इंसिजनल हार्निया एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इंसिजनल हार्निया। तो पहले हमारे पास इंसिजनल हार्निया। एंड इंसिजनल हार्निया अकर व्हेन वीकनेस इन द मसल ऑफ एब्डामन अलाउ द टिश्यू ऑफ एब्डामन टू प्रोड्यूस थ्रू द मसल। कि ये हार्निया हमारे पास इस तरह होता है कि वैसे ये सिंपल हार्निया की डिफिनीशन है कि हार्निया हमारे पास एब्डामन में तब होगा जब एब्डामिनल के वाल या उसके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो उस वीकनेस की वजह से इंटरनल आर्गन जो है वो आउटसाइड की तरफ प्रोट्रूड कर जाते हैं और इसे हार्निया कहलाता है। द हार्निया अपीयर एज बल्ज अंडर द स्किन एंड कैन बी पेनफुल आर टेंडर टू दी टच। और ये हमारे पास इंटरनल द स्किन होता है, ये जो स्वेलिंग है ये टच करने से एक तो टेंडर होती हैं, सख्त होती हैं, और दूसरा ये काफ़ी पेनफुल भी होते हैं। इन द केस ऑफ इंसिजनल हार्निया द वीकनेस इन द मसल इज काज्ड बाय इंसिजन मेन इन अप्रीरियर एब्डामिनल सर्जरी इन कम्प्लीटली हील्ड सर्जिकल वाउंड। ये कहते हैं कि अगर हमारे एब्डामल की कोई सर्जरी होती है या कोई किडनी की सर्जरी है या अपेंडिसाइटिस वगैरह की ये अपेंडेक्टोमी है जो हम करते हैं, अगर वो सर्जरी हम करें और वो ज़ख़म जो है वो अच्छी तरह से हील ना हो जाए तो फिर वो जगह जहाँ पे आपकी सर्जरी के लिए कट लगा हुआ है तो कुछ अरसा बाद वहाँ पे हमारे पास जो हार्निया प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंसिजनल हार्निया। These hernia may occur after large surgery such as intestinal or vascular, large arteries and vein surgery, or after smaller surgery such as an appendectomy, or even through the small scars of laparoscopy wound। तो कहते हैं कि ये हमारे पास लार्ज सर्जरियों में अक्सर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इंटेस्टिनल कोई सर्जरी, वास्कुलर, लार्ज आर्टरी वगैरह की सर्जरी, उसमें ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये छोटी सर्जरी में भी प्रोड्यूस हो सकता है, छोटी जो हम सर्जरी करते हैं उसमें भी ये हमारे पास हार्निया आ सकता है या अपेंडेक्टोमी होगी, या कहते हैं कि इवन लेप्रोस्कोपी में हमारे पास, लेप्रोस्कोपी क्या है, ये हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है अपेंडेक्टोमी का। कि हमारे पास ऐसा होता है कि आपके एब्डामिन में जहाँ पे आपका अपेंडिक्स लाई करता है वहाँ पे होल बनाए दिए जाते हैं। तो एक होल से कैमरा इंसर्ट किया जाता है, दूसरे होल से हमारे पास दो होल और होते हैं जहाँ से आपका जो अपेंडिक्स का जो ख़राब पोर्शन है वो काट के उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो मीन्स आपको जस्ट होल करने पड़ते हैं स्किन में, आपको कोई कट लगाना नहीं होता। तो ये कहते हैं कि आपके पास ये उस केस में भी ये हार्निया प्रोड्यूस हो सकता है। इंसिजनल हार्निया कैन रेंज इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड अपीयर एज अ बल्ज एट आर नियर द एरिया ऑफ द प्रीवियस सर्जिकल स्कार। कहते हैं कि इंसिजनल हार्निया हमारे पास साइज इसका डिपेंड करता है, ये छोटा भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। Nearly any prior abdominal operation can develop incisional hernia. However, the most frequently occur along incisional running down from the breastbone to the pubic area। कहते हैं कि आपके एब्डामिन में जहाँ पे भी आप वो करते हैं, कहते हैं नियरली एनी प्रियर एब्डामिनल ऑपरेशन, कहते हैं कि आपके एब्डामिन में पहले से जहाँ भी ऑपरेशन हो चुका हो उस ऑपरेशन के 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको ये हर जगह पे ये इंसिजनल हार्निया आपको हो सकता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो होते हैं तो वो ब्रेस्ट बोन का मतलब क्या है कि चेस्ट का जो बोन है यहाँ से लेकर प्यूबिक एरिया तक कहीं पे भी ये हो सकता है। ये इंसिजनल हार्निया के आपके पास जो हमारे टाइप्स हैं फिगर दिखाए गए हैं कि ये देखो, ये जो रेड स्पॉट नज़र आ रहा है यहाँ पे पहले क्या है, पहले सर्जरी हुई है। तो पहले सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी वो सर्जरी के स्पॉट नहीं गया, वो पूरी तरह ट्रीट नहीं हुआ, तो वो जगह स्वेल अप हो चुकी है और ये हार्निया प्रोड्यूस हो चुका है। इस तरह दूसरे फिगर में भी अगर आप देख लें तो उसमें भी देखो इस तरह ये सर्जरी हुई है, ये देखो इस तरह कट लगा हुआ है, देखो ये आपको नज़र आ सकते हैं। तो वो कट अभी सही नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपके पास मसल वीक हो गए। तो अगर जब मसल वीक हो गए तो इंटरनल जो आर्गन है या कोई और फ्लूइड वगैरह प्रोड्यूस हो चुका है और ये जगह जो है यहाँ पे हार्निया प्रोड्यूस हो गया है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ड्यूरिंग अ लेप्रोटोमी द एब्डोमिनल वॉल इज इंसाइज्ड टू अगेन एक्सेस टू दी एब्डामिनल कैविटी एंड इट्स कंटेंट। कहते हैं कि लेप्रोटोमी के दौरान
हमारे पास क्या होता है कि एब्डामिनल वॉल जो है उन्हें कट किए जाते हैं ताकि अंदर के आर्गन तक पहुंचा जा सके। एट द एंड ऑफ ऑपरेशन द एब्डामिनल वॉल इज क्लोज बाय सुचरिंग द एज ऑफ द वुंड टुगेदर। और फिर क्या करें कि जब आप सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो जो एंड ऑफ द स्किन है जो को आप कट लगाया हुआ है तो आप उस दोनों को मिला लेते हैं और स्टिचिंग के जरिए आप उसको बंद कर लेते हैं ज़ख्म को। द स्किन इज सब्सिक्वेंटली क्लोज ओवर इट व्हेन अ डिफेक्ट डिवेलप इन एब्डामिनल वॉल्स का एब्डामिनल कैविटी कंटेंट में प्रोट्रूड थ्रू दिस डिफेक्ट पुश आउट वर्ड बाई द पॉजिटिव इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर। और कहते हैं कि जब आप मीन्स आपने कोई ऑपरेशन कर दी, कोई सर्जरी कर ली, सर्जरी के बाद आपने वो ज़ख्म जो है वो थ्रू सूचरिंग आपने बंद कर दिया, लेकिन कुछ अरसा बाद अगर इसमें कोई डिफेक्ट आए या वो सही तरह से बंद ना हो या वहाँ पे जो मसल है वो वीक हो चुके हैं तो क्या होते हैं कि एब्डामिनल वॉल में कोई स्कार वगैरह रह गया है, वो जगह आपकी वीक हो गई है तो एब्डामिनल कैविटी कंटेंट जो वो प्रोट्रूड आउट की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आप जो है थ्रू कफ आप प्रेशर लगाते हैं या कोई रिफ्टिंग वगैरह आप प्रेशर लगाते हैं तो उस टाइम क्या कहते हैं, तो उस टाइम वो ज़ख्म वाली जगह से जो कि ऑलरेडी वीक हो चुकी है वहाँ से हमारे पास प्रोट्रूजन ऑफ या सिरस हो जाता है या एब्डामिनल कंटेंट वगैरह हो जाते हैं और हार्निया प्रोड्यूस हो जाता है। एलिवेटेड इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर विच अकर ड्यूरिंग डिफिकेशन, वोमिटिंग, कफिंग एट्सेट्रा। कहते हैं कि आपका इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर कब एलिवेट होता है, जब आप डिफिकेशन करते हैं, वोमिटिंग करते हैं या कफिंग वगैरह करते हैं, तब आपका ये जो है प्रेशर वो एलिवेट हो जाता है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, इंसिजनल हार्निया यूजुअली काज्ड बाय वीकनेस ऑफ द सर्जिकल वुंड विच इज काज्ड बाय। कहते हैं इसकी इटियोलॉजी ये है कि जब आपके पास सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद आपके जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं तो उन वीक मसल या वीक पोर्शन जो है वहाँ से प्रोट्रूजन होती है, हार्निया प्रोड्यूस होता है। ये क्यों होता है? हेमाटोमा, डिक्रीज वुंड हीलिंग। आपके पास कभी कभार हेमाटोमा प्रोड्यूस हो जाता है, वो जो ब्लड है वो वहाँ पे क्लाट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या WBC वगैरह, प्लेटिलेट्स वगैरह ये चीज़ें सही तक नहीं पहुँच सकती और हीलिंग ऑफ वुंड जो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हीलिंग ऑफ वुंड डिस्टर्ब हो गई किसी ऑपरेशन के बाद तो आपकी वो वुंड जो है वो सही हील नहीं हो जाती। तो कुछ अर्सा के बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास वहाँ से फ्लूइड वगैरह बाहर निकल आते हैं और ये ऐसा हार्निया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सीरोमा, डिक्रीज वुंड हीलिंग एज वेल। अच्छा, सीरोमा क्या होते हैं? सीरोमा आगे आप पढ़ते हैं कि सीरोमा जब हमारे पास बॉडी के दौरान, बॉडी में सर्जरी के बाद कभी कभार फ्लूइड वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो एक हार्निया का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसकी डिफिनेशन अगर आगे आ रही है। इन्फेक्शन आल्सो डिक्रीज वुंड हीलिंग, और या कभी कभार आप ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो जाती है तो इन्फेक्शन की वजह से आपकी वुंड की जो जगह है वो सही हील नहीं होती और इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट आपको हार्निया प्रोड्यूस हो जाता है। A seroma is a pocket of clear serous fluid that sometimes develop in the body after surgery। कहते हैं कि ये हमारे पास एक पॉकेट है जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है और ये कभी कभार बनती है सर्जरी के बाद। दिस फ्लूइड इज कंपोज ऑफ ब्लड प्लाज्मा दैट हैव सीप्ड आउट ऑफ फ्रैक्चर्ड ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल एंड इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय इंजर्ड एंड डाइंग सेल। कहते हैं इसमें आपका प्लाज्मा होता है, इसमें आपका ब्लड प्लाज्मा होता है जो सीप आउट हो चुका है और इसके साथ आपके इंजर्ड और डेड सेल भी होते हैं। तो ये एक फ्लूइड होता है जो कि आपके अगर एब्डामन में प्रोड्यूस हो जाए तो ये प्रेशर क्रिएट कर लेता है और आपके पास इंसिजनल हार्निया प्रोड्यूस हो जाते हैं। एटियोलॉजी में बी काज्ड बाय इंक्रीज इंट्रा एब्डामिनल प्रेशर विच काज्ड बाय। अच्छा, कहते हैं कि ये कभी कभार आपके एब्डामिनल प्रेशर के इंक्रीज से भी हो सकता है। और ये एब्डामिनल प्रेशर कब इंक्रीज होता है? क्रानिक लंग डिजीज़ लाइक COPD। आपके पास अगर कोई क्रानिक लंग डिजीज़ है, COPD है, आपके पास क्रानिक लंग डिजीज़ है COPD, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप एफर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन रिस्पायरेशन आपकी अच्छी नहीं होती तो आप ज़ोर लगाते हैं, उस दौरान आपको ये हार्निया होता है। थ्रू कफिंग, अगर किसी शख्स को क्रानिक कफिंग है तो वो इतना ज़ोर लगाते हैं, प्रेशर एब्डामन डायफ्राम पे इतना प्रेशर पड़ता है कि वहाँ पे आपके पास ये हार्निया प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओबेसिटी, ज़ाहिरी बात है, ओबेसिटी में फेट वगैरह की एकोमोडेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हार्निया की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। यूरिनरी एब्स्ट्रक्शन लाइक BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। यूरिनरी एब्स्ट्रक्शन कब किसे कहते हैं कि जब आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें कभी कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो आपके पास यूरिन की सही पैसेज नहीं होती, यूरिन पास नहीं होता, तो एकोमुलेशन ऑफ यूरिन होते हैं, स्टेसिस होती हैं, तो वो एक हार्निया की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं और उनकी प्रोट्रूजन आउटसाइड हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद पता है कि वहाँ पे यूट्रस में बच्चा होते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ती है तो कभी कभार वहाँ से फ्लूइड वगैरह की एकोमुलेशन हो जाती है
तो वो भी एक हार्निया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। एसाइटिस फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जब हमारे पास कभी भी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ये खासकर जब लीवर इन्फेक्शन होता है, लीवर कैंसर या लीवर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हमारे पास एसाइटिस प्रोड्यूस होती है। एसाइटिस क्या है कि एब्डामन में फ्लूइड एकोमुलेट हो जाए। तो चूँकि अगर एब्डामन में और जगह नहीं है और आपके एब्डामन के एक्सटर्नल कोई मसल वीक हैं, तो वो जो फ्लूइड है वो आउटसाइड प्रोट्रूड होगा और एक हार्निया की शक्ल इख्तियार करेगा। हैवी लिफ्टिंग आपको पता है कि इससे हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हार्निया हमारे पास हो सकता है। Sign and symptom. The sign and symptom of hernia can range from noticing a painless lump to the severely painful tender swollen protrusion of this tissue that you are unable to push back into the abdomen. कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि पहले तो आपके पास जो प्रोट्रूजन वगैरह हुई होते हैं वो पेनलेस होती हैं, लेकिन वक्त के साथ या कभी कभार ये हमारे पास काफ़ी पेनफुल टेंडर हो जाती हैं, स्वालन हो जाती हैं, काफ़ी पेनफुल हो जाती हैं और आप इसको जब हाथ रखते हैं या इसको इंटरनल की तरफ पुश करते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। डिस्कम्फर्ट एंड बल्ज, आपको डिस्कम्फर्ट होती हैं और बल्जनेस आपको होती हैं। स्ट्रेंगुलेशन, ब्लड सप्लाई बीइंग कट ऑफ टू द टिश्यू इन द हार्निया। एक बात आप याद रख लें कि स्ट्रेंगुलेशन इंतहाई नुकसानदेह है हार्निया के दौरान। स्ट्रेंगुलेशन किसे कहते हैं कि जब आपके पास कोई हार्निया होता है और हार्निया की वजह से ब्लड की सप्लाई उस हार्निएटेड रीजन और उसके साथ इर्द गिर्द के टिश्यू को स्टॉप हो जाती हैं, तो इसी केस में आपने इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होगा, उस हार्निया को रिमूव करना होगा जब आपके पास स्ट्रेंगुलेशन होती है। ये इसके साइन सिम्टम है। नाजिया आपको होगी, वोमिटिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। बर्निंग सेंसेशन इसलिए होगी क्योंकि अगर आपके एब्डोमिनल कंटेंट वगैरह या कोई और चीज़ इंसिजनल हार्निया की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी हैं तो एसिड वगैरह जो वो इम्बेलेंस होते हैं और एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन होती हैं। एक आर कांस्टेंट पेन एट द साइड ऑफ हार्निया। और ज़ाहिर बात है कि हार्निया की रीजन पे अक्सर कभी कभार हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको दर्द होगा। रिस्क फैक्टर फॉर इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल हार्निया आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन दी ओबेस एंड प्रेग्नेंट पेशेंट। कहते हैं कि ये अक्सर हमारे पास मोटे और प्रेग्नेंट पर्सन में हमारे पास हार्निया होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उन्हें भारी चीज़ें उठाने की या सीढ़ियों वगैरह पे ज़ोर से चढ़ने इस चीज़ ममानियत होती हैं। इसलिए होती हैं कि जब ऑलरेडी आपके एब्डामेन जो है उसमें स्पेस कम हो चुका है बच्चे की पैदाइश की वजह से, बच्चा जो फीटस, तो अगर आप प्रेशर वगैरह लगाते हैं तो आपको हार्निया होता है। हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एब्डोमिनल सर्जरी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनी इंसिजनल हार्निया। और वो शख्स जिसने एब्डोमिनल सर्जरी बहुत ज़्यादा की, मीन्स अगर कोई फीमेल है उसका हर बच्चा जो है वो थ्रू सर्जरी पैदा होता है, एक दो सर्जरी उसने की है तो उसके में ज़्यादा चांसेस है कि अगर इंसिजनल हार्निया हमारे पास हो जाए। A patient who gains significant weight after an abdominal surgery, become pregnant or participate in activity that increase abdominal pressure like heavy lifting is most at risk for an incisional hernia। कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने हमारे पास क्या किया कि किसी शख्स ने ऑपरेशन किया हुआ है, सही है, ऑपरेशन के बाद या तो अगर फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या कोई मेल है उसमें वेट गेन हो चुका है या उसके ऑपरेशन के बाद भी अगर वो कोई वजनी चीज़ें वगैरह उठाता है, स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें ये इंसिजनल हार्निया प्रोड्यूस होते हैं। ये रिस्क फैक्टर हैं। The incision is weakest and most prone to hernia while it is still healing। कहते हैं कि अगर हमारे पास इंसिजन हो चुके हैं अभी वो हील नहीं हुई तो ये शख्स प्रोन है कि उसमें हार्निया प्रोड्यूस हो जाए। तो जब तक आपकी जो सर्जरी वगैरह के बाद आपने कि हीलिंग फुल नहीं होती तो आपने प्रेशर वगैरह इंटरनली नहीं देना और ना कोई वजनी काम करना है। इंसिजनल हार्निया कैन डिवेल्प इन मंथ और ईयर आफ्टर सर्जरी, दे आर मोस्ट लाइकली टू हैपन 3 to 6 मंथ आफ्टर सर्जरी। कहते हैं कि ये 1 महीने से लेकर 1 साल या 2 साल तक आपको हो सकता है सर्जरी के बाद। और कहते हैं कि जो ज़्यादातर क्या होते हैं 3 से लेकर 6 महीनों के बाद सर्जरी के बाद इंसिजनल हार्निया हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है? रिव्यूइंग द पेशेंट सिम्टम एंड मेडिकल हिस्ट्री आर इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस ऑफ इंसिजनल हार्निया। कि अगर किसी को इंसिजनल हार्निया हो जाए तो आप उनसे पूछेंगे कि प्रीवियस सर्जरी आपने की है नहीं की है, आप प्रेशर लेते हैं नहीं लेते, वजनी काम करते हैं क्या करते हैं, आप फैटी के उसका वेट वगैरह, आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हार्निया कौन सा है और क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है। The hernial area is touched, palpated to feel for any problem।
for any abdominal lump and if it increase in size when the patient cough or strain or when they bend। तो आप कहते हैं कि आप उस हार्निया को पल्पेट करें, अगर उसमें इन्फेक्शन वगैरह होती हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो हॉट होता है ना, मीज़ वार्म होता है। उसके बाद आप ये देखें कि कफ के साथ उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, कम होती है, बेंडिंग के साथ, स्ट्रेन के साथ उसके हार्निया के साइज़ पे क्या होता है, उससे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। If in doubt about the diagnosis, radiological tests such as ultrasound examination or a complex case, a computer tomography may be performed। कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों से डायग्नोस नहीं कर सकते तो आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह आप करें या सीटी स्कैन वगैरह करें, उससे भी आप मालूम कर सकते हैं। दिस विल टेल द सर्जन द एक्सटेंट ऑफ हार्निया एंड द कंटेंट इन द बल। और अब जब आप सीटी स्कैन वगैरह या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये सर्जन को ये बताते हैं कि ये हार्निया किस हद तक है, मीन्स इसकी साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है, और ये भी बताते हैं कि इसमें क्या है, मीन्स इंटेस्टाइन वगैरह की प्रोट्रूजन हुई है, सिरस है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है। Treatment: surgical correction of incisional hernia is usually recommended as they carry a potential risk for become strangulated. The condition in which circulation of the blood is to a part of the body, especially hernia, is cut off by constriction। कहते हैं कि अगर आपको हार्निया है, इंसिजनल हार्निया, तो थ्रू सर्जरी आप इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंगुलेशन का ख़तरा है, स्ट्रेंगुलेशन हो चुके हैं, तो उसमें आपने पोटेंशियल रिस्क होता है, मीन्स इंसिजनल हार्निया में हमारे पास पोटेंशियल रिस्क होते हैं कि स्ट्रेंगुलेशन हो जाए, और मैंने आपको कह दिया कि स्ट्रेंगुलेशन जो है वो वेरी हार्मफुल है। तो आपने स्ट्रेंगुलेशन को बचाने के लिए आपने इसका टाइम पे मीन्स ट्रीटमेंट करनी है। और ये क्या करें, ये कट ऑफ जो है, ये हार्निएटेड रीजन है, आपने इसको फिर से सेट करना होगा एट द ओपनिंग इन एब्डोमिनल एंड हैविंग देयर ब्लड सप्लाई कट ऑफ। और कहते हैं कि स्ट्रेंगुलेटेड में क्या होते हैं कि जो हार्निएटेड रीजन है वहाँ पे आपके पास ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है और ये वेरी हार्मफुल हैं। तो आपने हार्निया की ट्रीटमेंट जल्दी करनी है। इफ द हार्निया इज लार्ज काज पेन आर स्टेडीली ग्रोविंग, सर्जरी में भी रिकमेंडेड। अगर कोई हार्निया ऐसा है कि जो उसमें पेन करता है या उसकी साइज टाइम के साथ बढ़ती जा रही है तो आपने सर्जरी करनी है। अनदर ऑप्शन इज अ ट्रास, a garment that is similar to the weight belt that apply constant pressure to the hernia। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हार्निया छोटा है, उसकी साइज़ कम है, तो आप ट्रस लगा सकते हैं। तो ट्रस क्या है? ट्रस हमारे पास एक जाल टाइप का कपड़े टाइप होता है, वो आप लगाते हैं, तो वो आपके हार्निया पे प्रेशर डालते हैं, तो हार्निया की साइज़ जो है वो बढ़ता नहीं है और थ्रू फोर्थ वगैरह आपका हार्निया जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। इंसिजनल हार्निया इज यूजुअली ट्रीटेड बाई 2 टाइप ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, ओपन इंसिजनल हार्निया रिपेयर एंड लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। कहते हैं कि ये हम 2 तरीक़ों से करते हैं, या तो अगर हार्निया वगैरह है तो वहाँ पे कट लगा के वहाँ पे जो फ्लूइड वगैरह है उसको निकालते हैं और इंटेस्टाइन वगैरह बाहर निकली उसको अंदर की तरफ करते हैं और फिर उसको हम सुचरिंग वगैरह करते हैं। और दूसरा लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर का मैंने आपको कह दिया कि लेप्रोस्कोपिक रिपेयर में हमारे पास क्या होता है कि अगर ये मीज़ ये एक इंसान है या ये कोई पेशेंट है, सही, ये कोई पेशेंट है, सही है, ये उसका एब्डामन है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास ये कट लगाए जाते हैं 3, और उन 3 कट की में एक में हमारे पास कैमरा इंसर्ट किए जाते हैं, दूसरे और तीसरे में हमारे पास क्या वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट की जाती हैं, और मीन्स एपेंडेक्टोमी है या कोई हार्निया वगैरह है उसको कट करके उन्हें इनसे निकाला जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कट नहीं लगानी पड़ती एब्डामन में, सिर्फ होल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कट आप लगाते तो मसल ये चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन थ्रू होल ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। तो लेप्रोस्कोपी की हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है। ओपन इंसिजनल हार्निया में क्या होता है? ओपन इंसिजनल हार्निया रिपेयर इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। ये हमारे पास डिफिकल्ट मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपने एब्डामन को कट करना होता है। The weakened tissue of the abdominal wall is incised and repaired is reinforced using a prosthetic mesh। आप क्या कहते हैं कि आपके पास जो आपने कट लगाया था पहले, तो उस कट के ऊपर आपको हार्निया प्रोड्यूस हो चुका है, तो आप फिर से कट लगाएंगे और वहाँ पे आप मेश रख लेंगे, प्रोस्थेटिक मेश, कोई जाली या कपड़ा वगैरह जो इनका अपना आता है वो रख लेंगे, और उसके बाद आप सूचरिंग करेंगे, क्योंकि वही इस जगह पे आपके मसल ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल मसल की तरह काम करते हैं, सिर्फ सपोर्ट करता है आपके उस वीक वाली जगह पे, ताकि आपको दोबारा जो है वो हार्निया ना हो। कॉम्प्लिकेशन फ्रीक्वेंटली अकर बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ इंसिजन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस सर्जरी। और कहते हैं कि हमारे पास जो ओपन इंसिजनल हार्निया के जो
रिपेयरिंग है, इसमें आपके पास कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं? क्योंकि आपने लार्ज, देखो ये लार्ज साइज़ का आपने कट लगाना होता है जो कॉम्प्लिकेटेड है। In addition, large incision required for open repair are commonly associated with significant post-operative pain। और कहते हैं कि आपने जब कट लगाए हुए हैं तो उसके बाद कहते हैं उसके बाद आपके पास पेन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कट वगैरह लगाने से आप मसल वगैरह कट जाते हैं तो पेन होता है। लेप्रोस्कोपिक इंसिजनल हार्निया क्या है? लेप्रोस्कोपिक इंसिजनल हार्निया रिपेयर इज न्यूली मेथड ऑफ सर्जरी फॉर दिस कंडीशन। ये हमारे पास मॉडर्न मेथड है। द ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग सर्जिकल टेलीस्कोप एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल टेलीस्कोप और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आप इंसर्ट करते उससे लगाते हैं। द सर्जिकल मेश इज प्लेस्ड इनटू द एब्डोमिनल अंडरनीथ द एब्डोमिनल मसल थ्रू स्मॉल इंसिजन टू द साइड ऑफ हार्निया। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर इज लेस पेनफुल एंड रिकवर क्विकली। कहते हैं लेप्रोस्कोपिक जो हमारे पास है वो पेनफुल कम है और वो जल्दी जो है रिकवर हो जाता है। अगर हम ये एब्डोमेन करें तो हमारे लेप्रोस्कोप, मैंने आपको यहाँ पे एक होल, यहाँ पे छोटा होल, यहाँ पे छोटा होल, छोटा होल, तो यहाँ से आपने कैमरा इंसर्ट किया यहाँ से, और यहाँ से आप चीज़ें इंसर्ट करते हैं और उसके ज़रिए आपके पास जो हार्निया वगैरह वहाँ पे कट लगाए फ्लूइड वगैरह निकाल दिए जाते हैं और उसको ट्रीट किए जाते हैं। अच्छा देखो लेप्रोस्कोपिक, अगर ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन, तो लेप्रोस्कोप में हमने सिर्फ होल बना दिए तो होल इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये एब्डोमेन है और आप इसमें इस तरह कट लगाते हैं, इस तरह कट लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने जो मसल वगैरह ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आप काट देते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर कहते हैं वो जल्दी से उसकी रिपेयरिंग होती है। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू बी सेफ एंड मोर रिपेयर देन ओपन इंसिजनल हार्निया रिपेयर। और कहते हैं लेप्रोस्कोपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वहाँ पे होल लगाए हुए हैं, तो होल का ट्रीटमेंट आसान सी होती है, उसके वूंड हीलिंग अच्छी से होती है, और कट का जो है उसकी हीलिंग जो है वो मुश्किल से होती है। ये मैश हैं, मैंने कहा ना कि मीन्स आप ऐसे करते हैं कि देखो ये एब्डोमेन है, फिर से आते हैं, ये अगर एब्डोमेन है, यहाँ पे आपने कट लगाया, सही, हार्निया आपको हो गया, तो ये जगह तो वीक है, ये जगह तो है, ये तो वीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ इसके नीचे ये मैश लगाया जाता है। देखो ये एब्डोमेन है, यहाँ पे आप ये मैश रख लेते हैं जाली, और ये जो ये इसके नीचे आ जाता है, सही है। तो इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो मसल वीक हैं वहाँ से प्रोट्रूजन होती थी और हार्निया प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे प्रोट्रूजन नहीं होती तो हार्निया प्रोड्यूस नहीं होता। इंसिजनल हार्निया सर्जरी एंड इंसिजनल हार्निया में रिक्वायर सर्जरी इफ़ इट कंटिन्यूज टू इनलार्ज ओवर टाइम। अगर ये कंटिन्यूसली लार्ज होते हैं तब आपने सर्जरी करनी है, इट इज़ वेरी लार्ज। अगर ये सब बहुत ज़्यादा हो तब आप सर्जरी करेंगे, इट इज़ कॉस्मेटिकली अनअपीलिंग। मीन्स अगर आपकी स्वेलिंग हो चुकी हुई है तो आप उस स्वेलिंग को नहीं हटा सकते। तो अगर कोई मेल है वो शर्ट वगैरह यूज़ करता है और उसके एब्डोमिनल में कई पे हार्निया वगैरह हो चुका है तो ये कॉस्मेटिकली बहुत बुरा लगता है, तब तो आप इसलिए भी इसकी सर्जरी करते हैं। द बल्ज रिमेन इवन व्हेन द पेशेंट इज़ रिलैक्स और लाइंग डाउन। और अगर हमारे पास बल्ज तब भी हो कि अगर कोई पर्सन जो है वो रिलैक्स हो या लाई डाउन करे, तब भी ये बल्जिंग आउट की तरफ हो, तब हम ये इसके जो है सर्जरी करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? फ्लूइड बिल्डअप एट द साइट ऑफ मैश प्लेसमेंट, जहाँ पे आप मैश रखते हैं वहाँ पे फ्लूइड भी बिल्ड हो सकता है, ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये एक सर्जरी है वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। प्रोलॉन्ग पेन, इसकी पेन जो वो प्रोलॉन्ग होती है इंज टू इंट्राएब्डोमिनल ऑर्गन लाइक द इंटेस्टाइनल लिवर एटसेट्रा। अगर आपके पास हमारे इंटेस्टाइनल हार्निया है तो वो क्या होते हैं कि उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो चुके हैं, तो उसके साइड वाली चीज़ें हैं, इंटेस्टाइन है, कोई स्टमक वगैरह कोई और पोर्शन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास जो साइड वाले आर्गन है वो ख़राब हो सकते हैं, उस पर प्रेशर होता है, इंजरी होती है। नर्व इंजरी, आपके पास नर्व भी इंजरी हो सकते हैं थ्रू ऑपरेशन, सर्जरी और हारने के दौरान भी। फीवर यूजुअली रिलेटेड सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, आपने सर्जरी कर ली तो उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तब आपको फीवर भी हो सकती हैं। इंट्रा एब्डोमिनल विद इन द एब्डोमिनल वॉल एब्सेस हो सकती हैं इंट्रा एब्डोमिनल की इंटर साइड पे। यूरिनरी रिटेंशन, आपको यूरिनरी रिटेंशन होती है, क्योंकि अगर आपको ब्लड की जगह पे अगर कोई हार्निया वगैरह होता है तो वहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन होती है।
यूरिन पास नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेशन थी। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे? स्वॉलन प्रोट्रूजन ऑफ टिश्यू रिलेटेड टू द वीकर एब्डोमिनल वॉल। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे कि आपके पास जो आउटसाइड एब्डोमिनल वॉल प्रोट्रूजन हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि आपके पास जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो चुके हैं। तो इसको अवॉइड करने आप क्या करेंगे? अवॉइड एक्टिविटी दैट इंक्रीज इंटर एब्डोमिनल प्रेशर, लिफ्टिंग, कफिंग एक्सरसाइजिंग दैट काज प्रोट्रूजन ऑफ द टिश्यू। तो चूंकि आपके मीज एब्डोमिनल के मसल वीक हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके इंटरनल जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ निकले। मीन्स आप इतना प्रेशर न लगाए, कफिंग, स्ट्रेनिंग वगैरह इसको आप अवॉइड करें ताकि आपके एब्डोमेन पे प्रेशर ना हो, और जो जगह आपकी पहले सर्जरी करने से वीक हो चुकी है वहाँ पे इंसिजनल हार्निया प्रोड्यूस ना हो। पेन एंड फीवर रिलेटेड टू इंसिजनल हार्निया सर्जरी, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है तो आपको पेन भी हो सकते हैं, फीवर हो सकते हैं। तो इस केस में आप कह देंगे, इस केस में आप गिव एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक टू रिलीव पेन एंड फीवर। आप एनाल्जेसिक देंगे पेन रिलीव करने के लिए, एंटीपायरेटिक देंगे फीवर के लिए। नाजिया एंड वोमिटिंग रिलेटेड टू दी डिजीज़, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है कि आपको नाजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है डिजीज़ की वजह से। तो आप कहने एंटीमेटिक आप देंगे, और ताकि उसकी जो वोमिटिंग है वो ना हो। लॉस ऑफ एपेटाइट रिलेटेड डिजीज़, क्योंकि आपको डिजीज़, आपको फीवर, इन्फेक्शन है तो आपका एपेटाइट जो वो लॉस होगा। तो मेंटेन फ्लूइड इनटेक ऑफ द पेशेंट, तो आपके अंदर आप फ्लूइड इनटेक मेंटेन करेंगे, या तो आप जूस वगैरह देंगे, सॉलिड फूड जूस देंगे, किसी भी तरह हो, लेकिन आपने फ्लूइड इनटेक या फूड इनटेक मेंटेन रखना है। डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू डिजीज़, आपको डिस्कम्फर्ट भी होते हैं क्योंकि एक तो आपको टेंशन होती है क्योंकि सर्जरी आपकी हो चुकी है, दूसरा बेड रिडन होते हैं तो इसके साथ मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी होती है आपने, तो क्या होता है, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो जाती है। तो उसके लिए इंटरवेंशन क्या है कि रिलीव डिस्कम्फर्ट बाय गाइडेड इमेजरी। तो कहते हैं कि आप उसको मीन्स डिस्कम्फर्ट वगैरह आप इस तरह निकाल सकते हैं कि आप ख़ुद को बिजी वगैरह रख लें, किसी चीज़ में मसरूफ़ रख लें, और आप उम्मीद रखें कि नहीं मेरी ट्रीटमेंट हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इसके फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा कि आपसे डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इंसिजनल हार्निया। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तो आप वहाँ से जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।